धन धन तो तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते जानते समझते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, जो ये नौटंकी बाबा चला हुआ है और उसके बाद ये जो नाचो गैंग नाच नाच के जो बेवकूफ़ियाँ हैं, कहीं ये नौटंकी बाबा की नौटंकी और ये नाचो गैंग की बेवकूफ़ी आपको और आपके भविष्य को ले ना बैठे। बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं, इधर उधर चल रही हैं और अजीबोगरीब भी हैं। आज ही का एक वीडियो है जिसमें एक न्यूज़ 18 ने शेयर किया है, केक काटता है वो हनीप्रीत के साथ। हनीप्रीत ने भी शायद शेयर किया है, मैंने न्यूज़ में देखा, बाद में इंस्टाग्राम पे देखा है। 1 मिलियन फॉलोअर्स को लेकर केक काटा जा रहा है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ चल रही है। इसके अलावा जो हिंदू धर्म का अजीबोगरीब तरीके से प्रस्तुतिकरण है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये सब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को लेके, सरोगेसी को लेके, जो ये साइंस वेद ये सब जिसकी खिचड़ी बनाई है, तो इन सब को लेके मैं 1-2 दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे। और जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल्स है, जो थोड़े समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे भी डिस्कशन होती है, पूछने की कोशिश करते हैं भी किस दिशा में है ये चीज़ें और किस डायरेक्शन में चल रही हैं और आखिर सबके पीछे एजेंडा क्या है। आप भी जो ज़्यादा थोड़ा क्राइम को या इस तरह की चीज़ों को समझते हैं, उन थोड़ा सोच के देखिए किस दिशा में कहाँ चली ये चीज़ें। मतलब हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया कि हर किसी की अपनी एक नीड है भी। नकली व्यक्ति को लाने की ज़रूरत किस किस की है और ये प्रपोज़ल किसने दिया और इस प्रपोज़ल का रिज़ल्ट क्या क्या लेना है। मान लो अब हम कहते हैं कि जो यूपी वाले की हरकतें हैं उसी में से समझने की कोशिश करो कि ये किस दिशा में किसको क्या प्रमोट कर रहा है। एक तरफ ये मतलब जैसे हिंदूवाद है, हिंदू भी क्या है, मतलब नॉनसेंस हिंदूवाद नहीं बना रहा है कोई, मतलब हिंदुओं को भी नॉनसेंस बना के प्रस्तुत कर रहा है। कभी वास्तुशास्त्र के ऊपर भी वास्तुशास्त्र होता है जी, ये सब उसको मैं चैलेंज करता हूँ, वो कुछ नहीं होता। फिर ये धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो ये टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, मतलब जो बांझ औरतें होती हैं जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती या जिनके बच्चा नहीं होता, वो बीच में कोई महाभारत के एग्जाम्पल ले लेना। फिर कुंती जो पांडवों की माँ हुई उसका, और इधर गांधारी, ये सब चीज़ें मतलब क्या है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने महाभारत देखी नहीं, किसी ने पढ़ी नहीं है। मतलब एक नई नौ अजीबोगरीब तरीके से, मतलब अगर हम ये कहें कि क्या ये हिंदूवाद को प्रस्तुत कर रहा है, तो शायद ऐसा नहीं है। क्योंकि ये अगर कोई प्रस्तुत कर भी रहा है और इसके उससे कोई इन्फ्लुएंस होगा तो वो नहीं, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है राकेश कुमार जी। तो क्या है कि वो प्रस्तुत कर रहा है अगर हिंदुओं को, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू उसमें अट्रैक्ट होगा। क्योंकि जिस तरह से प्रस्तुत कर रहा है, आदमी हिंदू धर्म को मानना ही छोड़ दे भी, यार ये क्या नौटंकी बकवास है। लेकिन दूसरे एंड पे ये सिख करेक्टर्स जैसे हैं, सिखों को छेड़ भी रहा है। अगर आप देखें भी, कल परसों में मेरी देवताओं से बात हुई है, मेरी वेद व्यास जी से बात हुई है, और पैरेलल ये कह रहा है भी जो शादीशुदा हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी को लेके हैं, लेकिन जो अनमैरिड हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वो ज़्यादा क्रेडिबल हैं। मतलब ये क्या नॉनसेंस है। और जबकि अगर अगर वो हजूर पिताजी का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा है तो उसे खुद पता होना चाहिए भाई, जितने भी संत धरती पे आए, चाहे वो कबीरदास जी हैं, चाहे वो गुरु साहबान हैं, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद साहब है, चाहे कोई भी संत धरती पे आए, ऐसे कोई संत है ही नहीं जिन्होंने गृहस्थी जीवन ना जिया हो। क्योंकि संत समाज को शिक्षा देने आते हैं और गृहस्थी जीवन भी वो जी कर दिखाते हैं, साधु वाला जीवन भी वो जी कर दिखाते हैं। हर तरह के अवतारी पुरुष जैसे होते हैं वो इस तरह से जीवन जी के दिखाते हैं। लेकिन ये अजीब तरीके से मतलब एक पोर्ट्रे है भी नहीं है। उसमें क्या टारगेट क्या है, अगर आप नटशेल में इसका कंक्लूजन निकालो, जो इसके स्टेटमेंट्स हैं, वो एक तरह से इनडायरेक्ट वार करता है ये संतों पे। अभी क्या है कि हम इसको अगर दुनियावी कैरेक्टर लें भी, संतों पे वार करना अजीब। एक 12,000 साल पहले कोई ग्रंथ लिखा
गया था, नहीं लिखा गया था, वो ओरिजिनल अवेलेबल है या नहीं है, उसका क्या स्क्रिप्ट थी क्या नहीं थी, किसी को आइडिया नहीं है। इसने पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया, क्योंकि वो अवेलेबल, आपने कभी पढ़े हैं कहीं वेद ग्रंथ, आपको पता हो ओरिजिनल कहाँ है, 12,000 साल से उसे कौन संभाल के बैठा हुआ है भी, कि कहीं तो होने चाहिए वो ओरिजिनल, कैसे पता चले भी जो अवेलेबल है वो ओरिजिनल है भी या नहीं। चलो ये सब चीज़ें अलग हैं। अगर हम कह रहे हैं भी हिंदूवाद के लिए इसको प्रस्तुत करेगा कोई आरएसएस या बीजेपी, चलो अब हिंदू राष्ट्र की और हिंदुओं को खींचना है, तो भी एक लिमिट है। इसके बाद अगर अकाली दल है या एसजीपीसी है, जो भी एक सिखों में अलग तरह की पोलराइजेशन है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, और उन ग्रुप्स को मतलब उसमें बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो एंटी बादल हैं, मतलब अकाली दल है या सब है, उसको हम एनालाइज करते हैं तो शायद ये उस एंगल में भी ये ट्रिगर दे रहा है सिखों को। क्योंकि क्या है, पंजाब में इम्पोर्टेंट क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो अकाली दल की नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी जो अभी आई आम आदमी पार्टी, उनकी है, और उनका कोई अभी रिलीजियस झुकाव ना तो सिखों की ओर है ना हिंदुओं की ओर है, वो बैलेंस सी गवर्नमेंट है। और ज़्यादातर कामरेड गवर्नमेंट, मतलब पंजाबी भाषा में कह देते हैं कि जो उनका धर्म से इतना वास्ता नहीं है, वो काम से मतलब है उन्हें, और कम्युनिस्ट मेंटालिटी के थोड़े हैं, कामरेड उन्हें कहते हैं, जो धर्म में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते धर्म की चीज़ों में। अब तीसरा क्या है कि क्राइम, भी क्राइम चाहिए, और ये क्राइम इस लेवल का हो जिससे आप राष्ट्रवाद दिखा सके। मान लो हम कहीं भी देश के खिलाफ कुछ ऐसा हो जाए, उसमें राष्ट्रवाद की छवि दिखा दी जाए। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, अभी 2019 के इलेक्शन से पहले पुलवामा हमला हुआ था, और फरवरी, शायद आजकल 13-14 फरवरी के आसपास ही हुआ था पुलवामा हमला। और अभी इन दिनों जैसे जब हुआ तो उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद कैसे इस सारे प्रोसेस को इनकैश किया गया इलेक्शन में। और आज तक नहीं पता है भी पुलवामा हमले में बारूद कहाँ से आया, कौन पार्टिसिपेंट था कौन नहीं था। क्योंकि अगर हम उरी हमले की बात करते हैं, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो एक जेन्युइन लगती थी, वो जेन्युइन था। उरी हमला भी लगता था भी हाँ जेन्युइन एयर पब्लिक वो जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन पुलवामा के बाद ऐसा नहीं था। तो अगर हम कहें कि 24 के इलेक्शन से पहले हम कहें भी दोबारा से कोई ऐसा आर्मी मूवमेंट होगा या इस तरह से एयर स्ट्राइक होगी, तो ऑब्वियसली सबको ये एंटिसिपेट करेगा भी ये सब अब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और ऑब्वियसली फोर्सेस के लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं है जो इस तरह से इतने बड़े एजेंडा में मतलब पार्टिसिपेट करेंगे या साइलेंट रहेंगे। तो वो एक तरह से उनमें भी विद्रोह हो सकता है। तो शायद ये आर्मी वाला प्रोपेगेंडा अभी ना उठाएं इस इलेक्शन में। पॉसिबल है कि ये अब सिविलियंस के बीच में कोई ऐसा मैटर खड़ा करें जिससे दिखाएं भी देखो जी हमने ये सब कर दिया। अब इसमें आज की जो न्यूज़ हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर ये सब इस तरह की मूवमेंट्स होने लगी हैं, पुलिस की भी या फोर्सेस की। और साइड बाय साइड बरनावा से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ की जो गुप्त मीटिंगें हो रही हैं, वो खबरें भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं भी पंजाब में एडम ब्लॉक कोई बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ख़ास तौर पे नेगेटिव, मतलब कोई क्राइम को करवाने के लिए कोई बड़ा रोल प्ले कर सकता है ये यूपी वाला जो भी है। तो हमें रिसेंटली किसी ने मैसेज भेजा कि जो 45 मेंबरों की एक मीटिंग ली गई है वहाँ पे, और मीटिंग क्या है वो बहुत सारे जैसे भी बताना नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, उस मीटिंग में लेके यूपी वाले ने कोई इंडिकेट किया है कि पंजाब को मैं किसी तरह का सबक सिखा के जाऊंगा, पंजाब वालों को, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई है। अब आप सोचिए कि एजेंडा किस तरफ है। भी एक तरफ ये पिताजी के करेक्टर को बड़ा नीचा दिखा के पोर्ट्रे कर रहे हैं कि पिताजी का तो रियल करेक्टर यही था, मतलब वो इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं। जबकि 2017 से पहले पिताजी जिन श्लोक या जिन श्लोकों की व्याख्या करते थे, बताते थे, और ख़ास तौर पे गुरु ग्रंथ साहब के श्लोक थे। हमने तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा नहीं है, जितने भी जो नॉन सिख हैं जिनको नहीं पता है इसके बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार साइड के लोग, तो इन सबको गुरु ग्रंथ साहिब के जो भी वाक्य याद हैं वो हजूर पिताजी ने बार 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 सत्संगों में सुनाए हैं, तो याद रहते हैं हमें। लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट है, गुरु ग्रंथ साहब को लेकर नहीं चलता है।
पैरेलल क्या है भी, गुरु ग्रंथ साहब में हजूर पिताजी का नाम कई बार अलग अलग तरीक़ों से जिक्र हुआ है, तो वो सारी चीज़ों को डिमोलिश कर रहा है। मतलब सिख पिताजी जैसे सिख वेशभूषा में हैं, जैसे हम दाढ़ी रखना, बाल कट नहीं कटाने, तो ये सब सिखों के धर्मों के नियम हैं। भी बाल नहीं कटाने, दाढ़ी नहीं कटानी है, तो उस तरह की वेशभूषा भी है। और पिताजी का दुनियावी तौर पे भी जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो सिख बैकग्राउंड है। लेकिन एक पिताजी के इस सारे मतलब प्रोफाइल में से सिखों को, सिख प्रोफाइल को अलग किया जा रहा है और एक एंटी सिख मतलब फेस की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, और प्रो हिंदू मतलब हिंदू के जैसा और सिखों के खिलाफ इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी क्या है कि लड़ाना है तो ये हिंदू वर्सेस सिख में बीच में मतलब डेरा वर्सेस सिख भी और ये हिंदू वर्सेस सिख भी हो जाए, तो ये सब उस चैप्टर की उस तरफ इंडिकेट कर रहा है सारी चीज़ें। और अगर आप रूटीन में जो इंटेलिजेंस इनपुट्स मीडिया के जरिए बाहर आते हैं उसको आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको मिलेगा। अब ये तो है क्राइम की भाषा। अब हम सोचें भी, क्या गवर्नमेंट वास्तव में इतना सब कुछ है? अब मीडिया यूपी वाले के खिलाफ पूरा दिखा रहा है, जबकि मीडिया तो बीजेपी आराम से मैनेज कर लेती है। अगर सिर्फ ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है या एजेंडा है इसके ज़रिए, तो वो मीडिया को भी मैनेज करता, मीडिया भी पॉजिटिव साइड दिखाता। मतलब अगर आपको लगे कि भाई नहीं जी ये तो पैटर्न है, आगे बीजेपी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, उसके बाद बीजेपी रिहा कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, तो उस पैटर्न को अगर आप एनालाइज समझने की कोशिश कर रहे हैं या मान रहे हैं भी ऐसा कुछ होगा, तो आप यकीन मानिए बीजेपी को मीडिया मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। और मीडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासतौर पर बड़ा मीडिया हाउसेस है, उनकी हालात ऐसे हैं कि वो सैलरी नहीं दे पा रहे, उनके हालात इस तरह के हो गए हैं अपने स्टाफ को। अब इस सब कैलकुलेशन में मीडिया यूपी वाले के खिलाफ दिखा रहा है, मतलब वो एक तरह से पिताजी को पोर्ट्रे कर रहा है। और दूसरा जो है पंजाब में हालात बिगड़ रहे हैं, तीसरा ये हिंदूवाद को प्रमोट कर रहा है, चौथा क्या है भी आज ही का किसी प्रेस रिपोर्टर ने शेयर किया है भी एक अलर्ट जारी हुआ है, हिंदू जो नेता हैं उनको उनके साथ कुछ हादसा घट सकता है। तो ऐसा एक कोई न्यूज़ मीडिया के मतलब ये सैटेलाइट चैनल के किसी प्रेस रिपोर्टर ने पंजाबी के वो जारी किया है, अपना भी इंटेलिजेंस इनपुट है ये, भी सतर्क रहो। अब आप इस सारे माहौल में समझ क्या रहे हैं कि आखिर ये सारा एजेंडा सरकार क्यों प्रमोट करेगी? और ये सरकार इतना बैकअप दे रही है तो फिर मीडिया का बैकअप क्यों नहीं है? फिर सरकार बैकफुट पे भी रहना, सरकार का ओपन तौर पे किसी तरह में साथ ना दे के बैकग्राउंड सब साथ देना, और इन सबके बीच अगर ये नकली है तो फिर असली हजूर पिताजी है कहाँ भी? अगर ये सब कुछ ऐसा है तो हजूर पिताजी कहाँ है वास्तव में? अब मेरा ये एंटीसिपेशन है, मतलब समझना है भी क्या हजूर पिताजी वास्तव में इनकी गिरफ्त में हैं भी या नहीं भी सरकार की? क्योंकि हमारी अभी तक जितनी भी पड़ताल है उस सब पड़ताल में ये निकल कर आया भी पिताजी इनकी गिरफ्त में है ही नहीं कहीं भी। और किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, इवन सोनारिया जेल के बड़े से जितने भी कैदी निकले, जितनों से भी संपर्क हो पाया, करीब करीब 2 दर्जन से ऊपर कैदियों से हमारा संपर्क हुआ है जो 307 के केसों में भी बेल पे बाहर आए हैं, 2-2 साल, 1.5 साल, 3-3 साल जेल में रह के इस 2017 के बाद ऐसे कई कैदियों से संपर्क हुआ। लेकिन किसी भी कैदी ने ये जिक्र नहीं किया भी उन्होंने कभी भी हजूर पिताजी को सोनारिया में देखा हो। ये चीज़ें मतलब ये इंडिकेट करती हैं भी क्या वास्तव में हजूर पिताजी है नहीं सरकार की गिरफ्त में? और अगर नहीं है तो क्या यूपी वाले के जरिए वो एक तरह से एडम ब्लॉक के खाते में, क्योंकि यूपी वाला जो हरकतें कर रहा है वो इस तरह की कर रहा है भी जैसे कोई ना कोई वारदात उसके साथ घटे, मतलब वो ये इस तरह से पोक कर रहा है भी उसके साथ कोई वारदात घटे, मतलब इनडायरेक्टली कहें कि वो हजूर पिताजी के साथ कोई वारदात दिखा के सरकार अपना पल्ला उतार के भी एडम ब्लॉक के खाते मर दे। मतलब ये मतलब सरकार के पास अगर हजूर पिताजी की गिरफ्त उनकी गिरफ्त में नहीं है तो वो कहीं या निकल गए या उनकी गिरफ्त से बाहर हैं, कहीं भी हैं, तो उसमें ये बात पब्लिक को कैसे बता सकेंगे? वो पब्लिक को वो कभी भी नहीं बता सकते। तो बेटर ये कि वो एडम ब्लॉक के खाते में इस यूपी वाले के जरिए कोई बड़ा वारदात करवा के सब कुछ कर दें और उसके बाद इसको अलग तरीके से प्रस्तुत कर दें। देखो सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, सब कुछ जो हुआ वो इधर दूसरे एंड पे हुआ। और ऐसे में यूपी वाले का इस तरह का स्टेटमेंट देना कि मैं पंजाब वालों को सबक सिखा कर जाऊँगा, ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। अब कई लोग मैसेज भेज रहे हैं भी हनीप्रीत का ये हाथ पकड़ना, इस तरह का ये सब कुछ करना। देखिए क्या है, जिस तरह से यूपी वाला प्रस्तुत किया जा रहा है
यकीन मानिए ये इसको गोद में भी उठा लेगा तो आप इसको, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। इसको गोद में उठा ले, ये गले मिलने लगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जब जिसका करेक्टर यही है। अब हनीप्रीत का करेक्टर तो आपके सामने आ ही रहा है, वो तो पहले से सबको पता है और उसके परिवार का भी पता है कि किस तरह के करेक्टर में है वो। लेकिन क्या है कि तो पिताजी का चेहरा बना दिया गया इस व्यक्ति का, और इस तरह से प्रस्तुत कर दिया गया, तो ये एक्चुअली में डिफेम तो पिताजी के चेहरे को कर रहे हैं। दुनिया में, मीडिया में, हर जगह हर व्यक्ति जानता है कि हनीप्रीत का करेक्टर कैसा है। लेकिन खराब किसका करना है? हजूर पिताजी का। अगर कल को ये गले मिलने लगे तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है भी हाँ क्यों गले मिल रहे हैं, ये तो बदनाम कर रहे हैं। अरे जिसका करेक्टर है ही नहीं वो तो कुछ ही कर ले, क्या फर्क पड़ता है? इनका कल को एमएमएस निकला है, क्या फर्क पड़ता है इनको? यहाँ कोई भरोसा नहीं। लेकिन क्या है कि इस चीज़ को समझें। थोड़े कुछ महीने पहले एक सरकारी अफसर ने, कोई सीनियर लेवल के ऑफिसर ने, हमने उनसे पूछा था कि भाई क्या है ये सब कुछ, जब ये दूसरी बार आया या पहली बार आया, तो अपन पूछा भी क्या कुछ चल रहा है, क्या है ये सब, कैसे ख़त्म होगा ये सब कुछ, और क्या हजूर पिताजी हैं कहाँ वास्तव में, ये सब कुछ। उन्होंने एक बात बोली थी, क्या भी आपको इतना बता देते हैं कि जो ये यूपी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस सब जब ये अंजाम तक पहुंचेगा तो इसके बाद आपकी हजूर पिताजी को मिलने की या उनके दर्शन करने की या उनके वापस आने की ख्वाहिश, उम्मीद सब खत्म हो जाएगी। कुछ इस तरह का प्लान चल रहा है। अब इससे ज़्यादा कहते मैं कुछ समझा नहीं सकता, बाकी आप समझदार हो, अपने आप समझ लो। तो अब ये किस दिशा में क्या चल रहा है आप खुद देखिए। पहले क्या है कि शुरू शुरू में तो फ्रेमवर्क करने की कोशिश की, अब क्या है वो करेक्टर पूरा निकल के बाहर आ रहा है। तो हमें जो चीज़ लग रही है वो ये है कि एक बैलेंसिंग सिचुएशन है, और उस बैलेंस को वो किस तरफ झुकेगा, किस तरफ बिगड़ेगा, सोसाइटी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी या देश कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इस सब में, ये सब कैलकुलेशन में चल रहा है काम। और ऐसे में यूपी वाले का बोलना मैं पंजाब को सबक सिखाऊंगा, पंजाब के अंदर एक अलग तरह की पुलिस की मूवमेंट होने लगना, इंटेलिजेंस का अलर्ट जारी होना हिंदू नेताओं के लिए या हिंदूवादी लोगों के लिए पंजाब के अंदर। जैसे एक स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रही है। और ये कब क्या ये कंप्लीट करनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना झूठ पकाया गया है इस सब में, अगर नहीं होगी तो ये सब आपस में लड़ पड़ेंगे जो ऊपर के लोग हैं। तो ऐसे में समझदार व्यक्ति वो जो इस सबसे बाहर निकले, मतलब आप इस सब से बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ रिफ्लेक्ट कैसे करेगी। अगर कोई भी घटना घटती है तो ये हिंदू वर्सेस कोई भी या जो भी है, क्योंकि अल्टीमेटली देश में इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू को खतरे में डालना ज़रूरी है मीडिया के ज़रिए और प्रतीकात्मक तौर पे, कि जब तक हिंदू खतरे में नहीं आएगा तब तक हिंदू हिंदूवादी पार्टी को सपोर्ट कैसे करेगा। तो हिंदुओं को खतरे में लाने के लिए हिंदुओं के साथ कुछ ऐसा अन्याय घटित होना चाहिए, और वो अगर स्क्रिप्ट की तरह लिखा गया हो भी ऐसे घटित होना चाहिए। तो समझिए आप कि किस दिशा में ये काम हो रहा है। और ऐसे में मान लो हो, अब क्या होता है कि दो लोग, जैसे हम 2007 की बात करते हैं, ये अकाली दल का एक लीडर था, इधर से जगजीत था, इन दोनों ने प्लानिंग करी भी हम अपने अपने एक ने प्लानिंग करी उधर से कि मैं दूसरा ग्रुप लेकर आऊँगा, सीखूंगा। जगजीत ने कहा मैं संगत का लेकर आऊँगा। तो जगजीत ने, उन दोनों ने मिलकर प्लानिंग की, दोनों को आपस में लड़ा दिया, और आप दोनों बैठ के घर में, मतलब ना अग लाई डब्बू कुत्ता कंध थे, आप बैठ के घर में। अब वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते, मतलब कहाँ तो वो स्क्रिप्ट थी, लेकिन जब वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते आरडीएक्स क्या इस्तेमाल होने लगा उसमें, हजूर पिताजी के ऊपर भी कई हमले हुए, लोगों की जान भी गई, लोगों ने आत्मदाह भी किया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन उन दोनों लोग जिन्होंने पहले ही स्क्रिप्ट लिखा, लड़ाई प्लानिंग की थी, वो तो किसी रोल में ही नहीं रहे। ठीक इसी तरह अब उस समय नहीं पता था भी ये छोटी सी लड़ाई जो प्लान कर रहे हैं ये आरडीएक्स के इस्तेमाल तक भी चली जाएगी। ऐसे ही आ जाए भी, अगर स्क्रिप्ट लिखने वाला लड़ा रहा है और ये लड़ाई किस चीज़ के इस्तेमाल तक, किस लेवल तक एस्केलेट होगी, कुछ नहीं पता। क्योंकि पॉलिटिशियन अपने लेवल पे प्लानिंग कर लेते हैं सारी चीज़ों की, आम जनता को पता ना पता हो, दूसरे देश की एजेंसियों को जरूर पता होता है भी ये सब नीचे पॉलिटिशियंस कैसे कर खेल खेल रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो उसमें अपना तड़का लगाते हैं भी थोड़ा बहुत हम भी अपना हाथ साफ कर लें, जब वहाँ का उनकी सरकार ही ये सब कुछ कर रही है। प्रॉब्लम जो मुझे इस सारी कैलकुलेशन में दिखाई दे रही है वो ये है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो शायद इस रोल से बाहर है, इसलिए ये प्लानिंग जो है ये कंप्लीट, अगर ये वहीं बादल की सरकार होती है अब तक तो कब का दंगा कराया होता।
लेकिन जो पुलिस है, वो पुलिस की कमांड जो है फिलहाल एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में जिसका भी धर्म के ऊपर, धर्म का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर चलता नहीं है। और शायद ये चीज़ें टलती आ रही हैं, लेकिन ये टलेंगी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से यूपी वाले को प्रोजेक्ट किया और जितना सब ये बिल्डअप किया गया है, और अगर ये एक्सपोज होगा, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड करेगी। इस देश में अराजकता का काम हो जाएगा। हर एक कैदी कहेगा भैया तो हर एक कैदी का रिश्तेदार बोलने लगेगा भी मेरा डुप्लीकेट है जी, कोर्ट में पता नहीं कौन पेश हो रहा है। मतलब एक ऐसी अराजकता पैदा होगी खास तौर पे जेलों में। और एक मतलब जेलों के कैदियों में इतनी अराजकता हो जाएगी, आप सोचो भी वही कैदी लड़ने लगेंगे पुलिस वालों से सबसे। और उनमें बदमाश भी होंगे, उनमें शरीफ भी होंगे, उनमें बेकसूर भी होंगे। हर तरह के लोग होते हैं, बेकसूर भी बहुत सारे लोग जेल में होते हैं, गरीब भी होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी नीड है। और कल परसों आपने एक भास्कर में, दैनिक भास्कर में खबर पढ़ी हो कि कुछ लोगों को मोटी रकम देके विदेश भेजा जा रहा है, हरियाणा के लोगों को। और किस लिए कि जब वो आएंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और जब वापस आएंगे तो किसको मारना है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, टारगेट किलिंग जिसे हम कह देते हैं भाई, पैसे लेके किसी को मारना। तो इन सब की चीज़ों की भी ट्रेनिंग चलती है, वो भी विदेश में होने लगी है। भी आप सोचो भी इस तरफ ये समाज बढ़ रहा है, और ऐसे में पिताजी की शक्ल में ये व्यक्ति संत का रोल, संत मतलब हम हजूर पिताजी की चेहरा लेके ये ऐसा रोल प्ले कर रहा है जिसमें समाज को लड़ाएगा। अब ये तो दुनियावी तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे जो मतलब हमारे जैसे लोग हैं, जैसे सत्संगी हैं, आध्यात्मिक तौर पे ये लोग भी समझेंगे इसको। ये लोग इसको इस तरह से समझेंगे भी जैसे हम काल की दुनिया है, कलयुग है, चरम सीमा पे है, जहाँ एक संत एक तरह से इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है भी एक संत ही लोगों को धर्म के नाम पे लड़ा रहा है, और एक सच्चे संत की छवि को बिगाड़ के एक संत धर्म के नाम पे लोगों को लड़वा दे और वो बहुत सारे लोग मारे जाएं। तो ये सब चीज़ें हम दुनिया आध्यात्मिक तौर पे कहते हैं काल के जरिए प्लानिंग की जा रही है। और ये सब चीज़ें आपको समझनी है। अब इस सब से संबंधित कुछ भी ब्लॉकों में घटित हो रहा है, आपको किसी तरह की इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, इस सब में आप सतर्क रहिए, क्योंकि क्या है कि इन्होंने मूर्खों की फौज खड़ी की हुई है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मान लो 45 मेंबरों की मीटिंग में बोला गया अभी मैं पंजाब वालों को सबक सिखा कर जाऊंगा, पंजाबी में कुछ और वर्ड उसने इस्तेमाल किया, भी छाती के ऊपर मुंह तलूंगा, ऐसा कुछ पंजाबी में कुछ बोला होगा। तो भी मैं सबक सिखाऊंगा, और आगे से वो जो 45 मेंबर हैं वो लोगों को क्या बोल रहे हैं, वाह ऐसा अब आएगा स्वाद, भी अब तो हम सबक सिखा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये किस तरह की टोन है, मतलब क्या है कि अगर हम ओवरऑल देखें भी जितने पुराने जो 45 मेंबर थे, जगजीत सिंह एंड पार्टी, ये सब क्या है, ये बादल पार्टी का जब कोई काम होता है तभी एक्टिव होते हैं। तो आपने देखा जगजीत सिंह वगैरह सलाबतपुरा में पूरे एक्टिव थे। मतलब अगर हम रोल रोल डिफाइन करें तो जगजीत सिंह की जो जितनी भी टोली है, पलटन है, ये सब बादल फैमिली के लिए या उस सरकार अकाली दल के लिए काम कर रही है। इधर से हनीप्रीत जी की जो है ये सब, ये तो हनीप्रीत तो एक चेहरा है, आरएसएस की लॉबी है जो बबलू के जरिए काम कर रही है। वो अपना अलग काम निकाल रहे हैं। बीजेपी की है जो पॉलिटिकल विंग है हरियाणा साइड में, ये सब बीजेपी के लिए काम कर रहा है, और इस सबको कोऑर्डिनेट करते हैं राकेश जड़बा, PR9 और हनीप्रीत, ये मिलके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सबको। और इस सबके साथ क्योंकि ये सारे एक तरह से कुछ बड़ी साजिश रच रहे हैं, तो ऐसे में विदेशी ताकतें भी जुड़ जाती हैं, बड़ी मात्रा में पैसे का लेन देन भी जुड़ जाता है। और इस सब में होगा क्या, ये सारी चीज़ें खिचड़ी बन रही है सिर्फ 24 के इलेक्शन के लिए। और उस इलेक्शन में आपका पड़ोसी बैठे बिठाए आपका दुश्मन हो जाए। जैसे क्या है कि अब हम मीडिया में लगातार हिंदू मुसलमान चलाते रहते हैं, मान लो हमारी पहचान सरकारी तौर पे हिंदू में है, तो क्या है कि इस तरह का प्रोजेक्शन देते हैं मुसलमानों को लेके भी, आप मुसलमान के इलाके में घुस जाओ आपको वैसे डर लगने लगेगा भी पता नहीं मैं कहाँ घुस गया, और बेशक से वो चाहे आपसे भी अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ वॉइस मैच जो कह रहे हैं करती है। मैंने एक्चुअली इससे जस्ट पीछे वाला लाइव था, इससे पहले वाला लाइव, उसमें सारी क्लियरेंस दी है कि ये वॉइस कैसे मैच करती है और कैसे इसमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। बस ये है कि आपके पास उस तरह के इंजीनियर्स अवेलेबल हों जो इस चीज़ को ऑफिशियली नहीं करके अनऑफिशियली कर सकें। लेकिन क्या है कि बहुत सारे इंजीनियर्स ये चीज़ें जानते हैं। अब ऐसा है भी आप चाहें भी हम 10-20 लाख रुपए खर्च करके
ये सॉफ्टवेयर बनवा के दें, तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप में बनाना ही इलीगल है किसी की आवाज़ का। तो वो आप लास्ट लाइव जो मेरा जस्ट पीछे वाला लाइव है परसों का, 38 मिनट का है शायद, उसमें आप मैंने पूरा क्लियर डिफाइन किया आपको। तो क्या आप सोचिए भी बैठे बैठाए आपका पड़ोसी दुश्मन हो गया। अब एक कहे जी डेरे वालों ने सिखों को ये नुकसान पहुंचाया, सिखों ने डेरे वालों को ये नुकसान पहुंचाया। अब जो आम जनता है, आम सिख और आम संगत आपस में लड़ पड़े, या आम हिंदू आम सिख या जो भी है, जो आम जनता है वो आपस में लड़ पड़े। किस लिए? कि उधर से बादल को भी फ़ायदा चाहिए, इधर से बीजेपी को भी फ़ायदा चाहिए, इधर से कांग्रेस को फ़ायदा चाहिए, इधर से आम आदमी पार्टी को चाहिए, आरएसएस को चाहिए। किसको क्या फ़ायदा चाहिए मालूम नहीं। सब अपने अपनी रोटियां सेक रहे हैं, किसको कहीं से फंड आ रहा है, किसी को कहीं से आ रहा है। सबकी अपनी अपनी बैलेंसिंग है, वो कोई मतलब नहीं किसी को भी। सोसाइटी सही रहेगी गलत रहेगी, लड़ेंगे प्यार से रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन अल्टीमेट नुकसान किसका है? अल्टीमेट नुकसान तो हमारा ही है। अब ऐसे में कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे? देखो, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कुछ होगा आप सोच रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। वो कोर्ट कभी कुछ नहीं करेगी, जो हमने बहुत आजमा के देख लिया है। वो कोर्ट तो जैसा चाहिए गवर्नमेंट को वैसा करेगी। अभी तो गवर्नर कूदने लगे हैं, मतलब आप गवर्नर से भी एक्सपेक्ट करोगे चलो हाई कोर्ट के ऊपर आप गवर्नर के पास चले जाओगे। तो गवर्नर भी क्या, गवर्नर का आज देख रहे हैं पंजाब में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो क्या है कि ये चीज़ें आपको आज नहीं तो कल समझ में आ जाएंगी, लेकिन क्या है कि जब नुकसान हो जाएगा तब नहीं समझ में आएगी। क्योंकि क्या है कि कहीं जैसे अभी एक मेरे को ये है चंदू वर्मा, ये क्या है, यही क्या है, जैसे गली गली नाचने वाले लोग होते हैं। मेरे को कोई मतलब नहीं है, इनको 5 रुपये दे दो, इनको बोलो भैया गटर में कूद जाओ, इनको बोलो भी यहाँ खड़े होकर नाच लो, कोई मतलब नहीं है। ये फौज है आईटी विंग की, जो फिलहाल इन्होंने बेवकूफ़ों के गधों की फौज है। उनको पता है नहीं, कच्ची उम्र के बच्चे हैं, कुछ नहीं पता है। और अगर थोड़ी बड़ी उम्र के हैं तो लालची हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं। कच्ची उम्र के हैं तो इनको यही बहुत बड़ी सेवा दिख रही है। क्या है कि ना इनके माँ बाप ने इनको कुछ सिखाया है, कुछ नहीं समझ में आएगा इनको। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका बच्चा मरे जिए, गलत काम करे, आपकी लड़की पराए लड़कों को फ्रेंडशिप बैंड बांधती फिरे, इनको कोई मतलब नहीं। क्यों? ये खुद ऐसे हैं, ये खुद ऐसे ही हैं, क्या करोगे आप? तो अब इनके माँ बाप भी ऐसे रहे होंगे, तभी ये इनको ऐसी शिक्षा सीखने को मिल रही है। आप अंदाज़ा लगाओ, आप क्या करोगे अब? भी पराई लड़कियों के हाथ पकड़ के केक काटने लगो आप, किस लिए? भी उसके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर हो गए। कोई ढंग का काम किया है सिवाय गंद परोसने के हनीप्रीत ने इस दुनिया में आके? कोई एक अच्छा काम किया उसने सिवाय गंद परोसने के? जो किया वो भी दूसरों के काम को हाईजैक किया है। आप भी रहे होंगे ना, उससे पूछ लेना कितनी घटिया औरत है वो। उसकी पूरा परिवार ही, सिर्फ वो नहीं, उसका भाई या उसकी आगे जितना भी उसका परिवार है, माँ बाप भी, सबका करेक्टर है, आप जरा जाके देखना। तो क्या करोगे भी ऐसे समाज में भी जहां आपको हनी, जी थोड़ा शायद, क्या करोगे कि ऐसे रोल मॉडल जो ना अपने माँ बाप के साथ रही, ना उनकी सगी, ना उनका घर मतलब सुखी रखा उनको, वो भी सड़क पे आ गए थे, वो भी उल्टे सीधे काम करके पले बड़े। जिसके घर शादी हुई उसका घर बर्बाद कर दिया, जिस डेरे, जिसके घर में आसरा लिया उसको भी नहीं छोड़ा, फिर जिस डेरे में आसरा लिया उस डेरे को खाने लगी। वो कहना, पिताजी बोलते थे एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। ये डायन नहीं है, ये इस कलयुग की राक्षसी है। और ये मतलब पता नहीं, जैसे ना कहते धृतराष्ट्र हुआ जिसने अंधा था, या दुर्योधन जैसे लोग हुए, या कंस जैसे, कंस तो चलो रहे जो राजाओं के लेवल पे बंदे हो गए, गंगू ब्राह्मण जैसे हुए, मतलब नीच किस्म के जो लोग जिन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी घटिया हरकतें करी, उस किस्म में मतलब चरम सीमा है। हम कहें अगर इसकी हानिप्रीत की भी अब तक के जितने भी ऐसे बुरे करेक्टर आए, मतलब एक आदमी मार मार दें, दो मार दें, मतलब इतने हजारों लोगों की जान ले चुकी है ये लेडी, कितने घर बर्बाद कर चुकी है। सब्र ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे पास एक जानकारी है
भी ये क्या कर रहे हैं कि ये यूपी वाले को यहाँ से शिफ्ट करेंगे, अब अगली बार ये किसी और जगह पे लेकर आएंगे, यूपी वाले को यहाँ नहीं लेकर आएंगे, अभी नई जगह की तैयारी करनी शुरू कर दी है अभी से। और उसके लिए पैसा भी इकट्ठा होना शुरू हो गया। मतलब आप क्या करोगे, तुक है अभी, पता नहीं है उस पैरोल मिलेगी नहीं मिलेगी कब मिलेगी, लेकिन नहीं, ये सारे सेटअप अभी से। और हो क्या रहा है वहाँ, अय्याशी चल रही है सरेआम। आप बरनावा आपको घुसने नहीं देंगे कहीं भी, सब गंद चल रहा है वहाँ पे, गंद। क्या सीख रहे हो आप वहाँ से, मतलब क्या सीख रहे हो, आपके लड़के लड़कियाँ बच्चे गलत काम करने सीख रहे हैं वहाँ से, ये चंदू वर्मा जैसे गालियाँ देना सीख रहे हैं, ठीक है। और क्या सीख रहे हो, कोई अच्छा सीख रहे हो। पिताजी बोलते हैं अभी घंटा सुबह शाम नाम जपो, 2 महीने में मालिक के दर्शन उसके नज़ारे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बोल रहा है 25 महीने में आपको देवता दिखेगा। पिताजी बोल रहे हैं सात संगत सेवादारों के सामने देवी देवता पानी भरते हैं, वो कुछ भी नहीं है, उनकी औकात ही नहीं है। ये आप देवता में उलझा रहा है। सीखना क्या चाह रहे हो, मतलब क्या सिखाना चाह रहा है ये, और जो इसके चेले जितने भी ये लगे हुए हैं प्रस्तुत करने, भी क्या सिखाना चाह रहे हो। हजूर पिताजी ने संतों को प्राथमिकता दी। आपको ध्यान हो गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास में एक चीज़ आती है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी हेमकुंट पर्वत पे तपस्या कर रहे थे तब उनके सामने भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए उन्होंने कहा भी ऐसा है भी बहुत सारे अवतार मैंने धरती पे भेजे, लेकिन सब ने अलग अलग मत चला दिए एक तरह से, भी अलग अलग कॉन्सेप्ट चलाया, किसी ने कोई कॉन्सेप्ट किसी ने कोई कॉन्सेप्ट, लेकिन सतनाम का नाम किसी ने नहीं चलाया। भी सतनाम का नाम, भी सतनाम, अभी सतनाम कौन है पता नहीं, लेकिन तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कॉन्सेप्ट चलाया सतनाम वाह ए गुरु। आप उसको वाहे गुरु को पढ़ोगे ना, वाह ए गुरु, तो उन्होंने ये चीज़ दी समाज को भी सतनाम वाह ए गुरु। ये उनकी जीवनी में भी आता है कि ईश्वर स्वयं 2 घंटे के लिए उनके पास प्रकट हुए और उन सबको बताया भी गुरु गोविंद सिंह जी को बताया भी आपने सतनाम का नाम चलाना है, सतनाम का। तो उन्होंने सतनाम वाहेगुरु वहाँ से एग्जिस्टेंस में आया। शाह सतनाम श्याम मस्ताना जी महाराज ने जब शाह सतनाम सिंह जी महाराज को गद्दी पे बिठाया तो तब ये वचन फरमाया भी जिस सतनाम को दुनिया ढूंढ रही है वो सतनाम हमने आज जाहिर कर दिया है, और इनकी कोई पीठ से भी दर्शन कर लेगा वो भी नरकों में नहीं जाएगा। आप अगर राधा स्वामी जो है ना, बाबा जयमल सिंह जी या उनसे पहले का जब पढ़ेंगे, उनकी किताब है, उन्होंने भी अपने आखिरी वचनों में लिखा है कि हमारा मत तो सतनामी मत था। ये राधा स्वामी मत जो है वो शालिग्राम का चलाया हुआ है, ये उनकी किताब में लिखा है भाई इसको भी चलाते रहना, लेकिन हमारा मत तो सतनामी था। तो ये सतनाम नाम चलता है, और यही हजूर पिताजी का कॉन्सेप्ट था भाई सारे जहां में एक ही नाम हो, सतनाम, शाह सतनाम, सतनाम शाह, शाह सतनाम एक ही नाम होना चाहिए सारे जहान में। असल में ये ईश्वर का कॉन्सेप्ट जो है, इसीलिए पिताजी गुरबाणी को, गुरु ग्रंथ साहब को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि उसमें सारे ग्रंथों का समावेश है। वो कोई सिर्फ सिख गुरुओं की भाषा नहीं है, जो 10 गुरु हैं सिर्फ उनका नहीं है, इसके अलावा उसमें कबीर साहब की, कुरान की, भगवत गीता की, सब तरह की भाषा, सब तरह के ग्रंथों के जो सार है वो उसमें लिखा गया है। इसलिए वो सिर्फ सिखों का ग्रंथ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जो गुरु हैं जिन्होंने वो दिया वो सिख गुरु कहलाए, इसलिए वो सिख उसको ज़्यादा मानते हैं। पर प्रैक्टिकली वो सभी धर्मों के ग्रंथों का समावेश है। इसलिए पिताजी ने गुरबाणी को आम लोगों तक, जो हिंदू जो सिख नहीं भी हैं उन तक भी पहुंचाने की कोशिश की, और अल्टीमेटली वो सतनाम नाम को पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश करना है भी सारे जहां में होगा एक ही नाम। तो यही सतनाम मत जो है, यही तो गुरु गोविंद सिंह जी को भगवान ने आके बताया और यही उन्होंने प्रस्तुत किया। और संत भगवान का साकार रूप होते हैं, तो ये तो ग्रंथ कहते ही हैं, तो मतलब रूहानी शक्ति होती है। कोई शरीर चुनते हैं, भगवान खुद प्रकट होने के लिए किसी भी रूप में इंसानी शरीर में आते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब ये नौटंकी आके जी मैंने पता नहीं 12,000 साल पहले कौन से इसके पूर्वज ने ग्रंथ लिखे थे और कौन से ग्रंथों में लिख दिया अभी शादीशुदा आदमी के जो लिखे वाक्य हैं वो घटिया होंगे और जो कुंवारों के हैं वो बढ़िया होंगे। अब जिस वेद व्यास की बात कर रहा है, ऋषि महर्षि वेद व्यास का बेटा था, वो खुद शादीशुदा थे। जिस वेद व्यास से मैं मिल के आया थी वो तो खुद शादीशुदा थे। तो उनके भी सुखदेव मुनि की कहानी पिताजी सुनाते हैं। सुखदेव मुनि के गुरु जो थे राजा जनक थे, और राजा जनक भी शादीशुदा थे।
मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नॉनसेंस है, अल्टीमेटली क्या है उसका मकसद, क्या है इसको लाने का मकसद, इसको खुद को भी मरवाना है और इसके जरिए लड़ाना है, पंजाब में भी माहौल ख़राब करना है। और ये आपको जितनी जल्दी समझ आए उतना बढ़िया है। पर ऑनलाइन गुरुकुल की स्टोरी कुछ लिख रहे थे, ऑनलाइन गुरुकुल की स्टोरी क्या है, हजूर पिता ने एक बार बताई थी। असल में क्या है कि पुराने समय में जो हम जैसे श्री कृष्ण जी का टाइम या श्री राम जी का टाइम, जो उनके छोटे होते थे जब बच्चे, तो वो गुरुकुल में जाते थे। गुरुकुल में क्या है कि गुरु उनको हर तरह की शिक्षा देता था, मतलब एक बेसिक एजुकेशन एक गुरु देता था हर तरह की। उसके बाद जैसे नर्सरी से लेके +2 ग्रेजुएशन तक कह सकते हो आप, भी हर तरह की एजुकेशन, ये पिताजी के ही वचन बताए हुए हैं। भी इस तरह की एक ही टीचर होता था सबका, और वो एक पर्टिकुलर उसमें ढालता था एक बच्चे को, और वो गुरुकुल में ट्रेंड होते थे बच्चे। उसके बाद वो आगे बढ़ते थे अपनी ज़िंदगी में, फिर वो गुरुकुल से वापस आके आगे बढ़ते थे। जैसे श्री कृष्ण जी का आता है भाई 64 कलाएं उन्होंने सीखी, शायद कितनी कला सीखी, कितनी ऐसे अलग अलग। अब इसमें विदय ने दिखाया भी ऐसा एक गुरु होता है जो अपने शिष्यों को सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है, सब कुछ सिखाता है। धीरे धीरे वो शिष्य बिगड़ जाते हैं, और बिगड़ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है अपने शिष्यों से, और तंग आ जाता है तो वो अपने शिष्यों को छोड़ के चला जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो गुस्से में अपने शिष्यों को अपने आश्रम से निकाल देता है। और आखिर में कोई ऐसी घटना घटती है कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और ऐसी घटना घटती है उसमें शिष्यों को ये लगता है कि शायद इस घटना में गुरु भी मारा गया हमारा, और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन फिर आखिर में पिता ने बताया भी वो मरता नहीं है गुरु, वो फिर से प्रकट हो जाता है, आ जाता है, और फिर वो सारे खुश हो जाते हैं, फिर वो दोबारा से अपने बच्चों के साथ आ जाता है। तो इस तरह की कुछ स्टोरी है जिसको थोड़ा फिल्माया गया है, जिसमें गुरु किस तरह का होता है, किस तरह के रोल प्ले करता है अपने बच्चों को सिखाने के लिए। एक आध्यात्मिक गुरु को भी प्रस्तुत किया गया है, और एक दुनियावी तौर पे गुरुकुल के गुरु को भी उसमें प्रस्तुत किया गया है। और उसमें नेगेटिव क्या क्या चीज़ें होती हैं इन सबको रोकने के लिए सब प्रस्तुत की गई हैं। उसमें पिताजी के 10 अलग अलग रोल थे, जो पिताजी ने बताया भी 10 तरह के रोल है। मतलब हम उसमें करेक्टर वाइज देखें तो कहीं जो स्टंट्स हैं उसमें वो पिताजी के 2 या 3 ऐसे डुप्लीकेट्स बॉडी डबल्स बनाए गए थे। कुछ तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच खाते थे, वो बॉडी डबल्स इस्तेमाल करके किया गया। और उसमें एक व्यक्ति डुप्लीकेट बनाया गया हजूर पिताजी का, जो हजूर पिताजी का डुप्लीकेट बन के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। ये ऑनलाइन गुरुकुल की स्टोरी में था। हाँ, ये चीज़ें पिताजी ने बताई नहीं है जो डुप्लीकेट वाली, लेकिन ये चीज़ें जो शूटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे उन्होंने बताई है, जो जिन्होंने शूटिंग में पार्टिसिपेट किया है। आप इस हालांकि ये इस तरह की पूरी स्टोरी लाइन अब ये आज की डेट में चल भी रही है। आप इसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं या आप अपने हिसाब से देखिए कि कैसे इसको रियल लाइफ में लेते हैं, क्योंकि हजूर पिताजी की जितनी भी फिल्म्स आई हैं उसका कहीं ना कहीं रियलिस्टिक मतलब निकलता है। वो अलग बात है उन्होंने किस तरह के किरदार लेके वो चलाई, लेकिन रियल में कहीं ना कहीं मतलब उसका मतलब निकल रहा है। तो आप बाकी जैसे भी समझें। कोई सवाल हो फिर भी चलो हम 1-2 सवाल ले लेते हैं, कई बार सवाल होते हैं लिए नहीं जाते, बाद में भी नहीं आता। कोई सवाल आपका हो इससे संबंधित तो ज़रूर बताएं। पर कुल मिला के आप बार बार क्या हो गया है उस संगत को जो यूपी वाले प्रोग्राम में जा रही है, पिताजी नहीं आ रहे हैं क्यों? जब चलिए तो आप बता रहे हैं। कोई सवाल और हो? सात संगत का फर्ज बनता है असली गुरु पिताजी की तलाश। ऑनलाइन हाँ जी, वो एक मिस्ट्री है। वो शूटिंग उन्होंने तो बताई है, जो शूटिंग में पार्टिसिपेंट है। हाँ, उन्होंने तो बताई थी कि ये मिस्ट्री जो लिख रहे हैं ऑनलाइन गुरुकुल के पोस्टर में कोने में खड़ा शख्स है। तो पिताजी ने भी एक बार स्टेज से बताया था भी ये एक मिस्ट्री है और हम बता देंगे। तो पहले आप बोलते थे कि पिताजी को ढूंढने का प्रयास हो रहा है, क्या आपने किया? देखो क्या है, अगर प्रयास थोड़ा किया हो या ज़्यादा किया हो, अगर हजूर पिताजी आपके सामने आ जाएंगे तो हम कहें भी हमने प्रयास किया। अगर मैं कहूँ जी मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपके सामने कौन सा हजूर पिताजी वास्तव में आ गए हैं। तो मैं कहूँ या ना कहूँ तो इसको मैं जस्टिफाई कर नहीं सकता।
तो बेटर ये है कि जितना हमारे से बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। अब वो बढ़ ज़्यादा है या कम है, जितना होना चाहिए उतना है या नहीं है, इसको मैं नहीं कह सकता। जी पिताजी अगर आ भी जाएं तो किसके लिए, ज़रूरत किसको है उनकी। हाँ ये चीज़ है ना, एक किसी और ने भी मुझसे सवाल पूछा कि एक्चुअली में पिताजी की ज़रूरत किसी को नहीं है, अगर होती तो वो जिनको है, देखो जो प्रेम में याद करते हैं वो ठीक है, लेकिन हम बल्क में देखें तो लोगों को एक सामाजिक संरक्षण चाहिए। मान लो आपका पड़ोस में झगड़ा हो गया, अब आपको बैकअप चाहिए, तो कहाँ से बैकअप आएगा जी, प्रेमियों को बुला लो, हम तो सत्संगी हैं, 10 प्रेमी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, तो लो जी सामने वाला दब जाएगा, ये बैकअप है। तो एक सोशल लेवल पे सिक्योरिटी लेने के लिए हर एक व्यक्ति इस तरह से करता है। हाँ ये बोल रहे जेल में अगर पिताजी नहीं तो एसआईटी से सवाल जवाब किसने किए। देखो एसआईटी का कुछ एविडेंस हमारे पास हैं कि एसआईटी कुछ अलग तरह से काम कर रही थी। और उस सवाल जवाब में एक सवाल का जवाब बड़ा अजीब था, वो था कि दर्शन प्रधान पिताजी का पीए है। वहाँ से हमें डाउट हो गया था। एक्चुअली में दर्शन प्रधान पिताजी का पीए कभी रहा ही नहीं। और दर्शन प्रधान का नाम इसलिए इस सब में डाला गया क्योंकि दर्शन प्रधान 2017 के पिताजी के जेल जाने के 1 महीने बाद ही मर गया था। ऐसे में सारा कुछ उठा के दर्शन प्रधान के खाते में डाल देना ताकि जो कभी इन्वेस्टिगेशन ओपन ही ना हो, ये चीज़ क्योंकि हम पर्सनली मैं जानता हूँ या जितने भी लोग करीबी हैं पिताजी के वो जानते हैं कि दर्शन प्रधान कभी भी पिताजी का पीए नहीं रहा। 2013 तक, सितंबर 2013 तक राकेश जिड़बा पिताजी का पीए था, और 2000 उसके बाद राकेश गुरलीन जो है, गुरलीन जिसे कहते हैं उसका नाम भी राकेश ही था, वो उसका नाम बाद में गुरलीन रखा, तो गुरलीन पिताजी का पीए बना। अगर आपको नहीं यकीन है, 2017 में जो 15 अगस्त का भंडारा हुआ है, 7 भंडारे जो चले, उसमें आप देखना पिताजी ज़्यादातर किसको बुलाते हैं, गुरलीन को बुलाते हैं अपने बैकअप पे, जो पिताजी को असिस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। और यही चीज़ एसआईटी से हमने पूछा भी था कि हाँ ये बताता हूँ, ये शाही परिवार वाला, तो हमने एसआईटी से पूछा भी कि आप पिताजी स्वस्थ हैं नहीं हैं, तो हमने जिस हिसाब से हमारे लोगों ने बात की तो एसआईटी के पास ना अजीबोगरीब जवाब थे इस सब चीज़ों के। हमने पूछा भी, तुम करीब से मिलकर आए हो, क्वेश्चन पूछ के आए हो, तो उनके अजीबोगरीब जवाब थे जिससे हमें डाउट हो गया अभी ये स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। और क्योंकि उसके बाद ये जब डेरे में पूछताछ करने आए तो यहाँ जो क्वेश्चनेयर इन्होंने दिया भी PR9 से बातचीत का, एक तरफ तो PR9 भाग रहा था, फिर अचानक से PR9 को सारी क्लियरेंस देने के बाद पंजाब एसआईटी पूछने तो ये आई थी भी पंजाब का प्रधान कौन है डेरे का। और ये सवाल का जवाब ना एसआईटी ने आज दिया ना कल ना पहले दिया। तो यहाँ से समझ आ गया भी सब कुछ बैलेंस मैनेज हो गया है। और आज तक एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो अभी भी कंफ्यूजिंग है। जिस हिसाब से उन्होंने चालान पेश किया वो कंक्रीट है ही नहीं है, वो बोगस है। जैसे वो सिर्फ ये है कि ये दब जाएगा एक स्टेज के बाद जाके। रही बात शाही परिवार की, अगर शाही परिवार को असली नकली का फ़र्क ना पता होता तो वो देश छोड़ के क्यों भागते, क्यों जाना पड़ता उनको देश छोड़ के। अगर आपको नहीं यकीन है तो ज़रा ये डॉक्टर शान अहमद हैं उनके फादर साहब के पोस्ट पढ़ा करो फेसबुक पे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा वो क्या कुछ लिख रहे हैं। लेकिन क्या है कि हम देखना ही नहीं चाहते। अगर आप उन परिवार के लेवल उनकी स्टेज पे जाके देखो, जब इतना सब कुछ चल रहा है तो कितनी देर, जब पिताजी को ही गायब कर दिया, एक नकली प्रस्तुत कर दिया, तो कितनी देर लगेगी शाही परिवार के लोगों को जेल में डालने की, किसी भी केस को फ्रेम करके। कितना आसान है। मतलब उन कोई अपने पेरेंट्स को छोड़ के या अपने पिता को छोड़ के विदेश भाग गया, ठीक है, उनकी अपनी क्या मजबूरियां मालूम नहीं, वो चुप हैं, वो क्यों नहीं पिताजी के पक्ष में बोलते, ये सब चीज़ें उनकी पर्सनल लेवल पे होंगी। लेकिन अगर ये हैं तो आप, माता जी नहीं है उनके साथ, छोटे माता जी नहीं है, बड़े माता जी नहीं है, उसके अलावा शाही परिवार का कोई सदस्य नहीं है यूपी वाले के साथ। क्या है ये। अब और कैसे समझाएगा शाही परिवार भी हम इस चीज़ से सहमत नहीं हैं। और संभव है भी जब ये पिताजी को ब्लैकमेल कर सकते हैं तो शाही परिवार को क्यों नहीं कर सकते। आ, उनके फादर का नाम प्रोफेसर गुरदास सिंह है, लेकिन उनके पोस्ट जो हैं वो पब्लिक नहीं होते, प्राइवेट होते हैं। तो जो उनकी फ्रेंड लिस्ट में है शायद वो आपको बेटर बता देंगे पढ़ के।
पब्लिक नहीं है मेरे पास। तो लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं उनके फ्रेंड लिस्ट के लोग, लेकिन मैं भी नहीं हूँ उनकी फ्रेंड लिस्ट में। पर उनके पोस्ट प्राइवेट हैं, पर्सनल वो नहीं है, पब्लिक नहीं है। अब ऐसी स्टेज पे संभव है अभी शाही परिवार इस प्लानिंग को भी जानता हो जो हो रही हो, और उनको पता हो भी अगर बोलेंगे तो मारे जाएंगे। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। आप कैसे इस सब से बच जाओगे पता नहीं। और कोई सवाल हो? जी, और इसके अलावा हम क्या एक्सपेक्ट करें अब, या आप एक्सपेक्ट किससे एक्सपेक्ट करोगे? शाही परिवार कुछ नहीं बोलेगा, वो चला गया। और किससे एक्सपेक्ट करोगे? क्या पिताजी मुसीबत में हैं या सेफ हैं? देखो जो हालात चल रहे हैं, पिताजी के वचन भी आध्यात्मिक तौर पे संत कभी किसी मुसीबत में नहीं होता, उसको कोई मुसीबत में डाल ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद दुनियावी तौर पे देखो, शारीरिक तौर पे ऐसा इतिहास में है भी संतों के ऊपर बहुत कष्ट आए, और ये कष्ट संतों ने सृष्टि पे आने वाले प्रलय को, बहुत भयानक चीज़ों को रोकने के लिए अपने शरीर पे लिए भी अ, अगर हजूर पिताजी के ऊपर शारीरिक कष्ट दिए गए होंगे, क्योंकि ये जानकारी तो हमें मिली थी कि हजूर पिताजी को शारीरिक कष्ट दिए गए, और इसी वजह से ही हाई कोर्ट में 2019 में हमने रिट डाली थी। वो अलग बात है, ठीक है, हाई कोर्ट में जज सेट कर लिया इन्होंने, वो छोड़ो, फाइन लगा दिया, वो तो सब हमें उस टाइम समझ आ गया था जब दूसरी एडिटिंग, दूसरा जो ये पेशी हुई थी, वहाँ जज का बिहेवियर देखते ही समझ आ गया था अभी कैसे वो पलट गया है। और हमने इवन उस जज के खिलाफ भी सबूत निकाल लिए थे, लेकिन क्या है, वो जज रिटायर हो गया, अब क्या उसके सबूत क्या चार पाएंगे उसका, क्योंकि उस जज ने खुद ही गलत स्टेटमेंट कोर्ट में दे दिया, और उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास आ गया कि जज ने ही कोर्ट में झूठ बोल दिया। और हमने डॉक्यूमेंट निकलवा भी लिया, भी जज कोर्ट में कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या है कि वो रिटायर हो गया जज, और उसको एक बीमारी भी ऐसी लग गई है जो वैसे ही तड़प तड़प के मरेगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको अपना सज़ा मिल रही है, लेकिन समय आने पे वो भी सामने ला देंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सलावतपुर डेरे की दीवारों पे शाही परिवार को जान से मारने की धमकी लिखी है। देखो क्या है, ये सब ट्रिगर है, डेरे को भी इनसिक्योर दिखाना है, डेरे की संगत को भी, और सिखों को भी इनसिक्योर करना है, मतलब उनको दिखाना है भी खतरे में है। जब खतरे में होंगे तो बचाव के लिए काम करेंगे, किसी ना किसी का संरक्षण ढूंढेंगे। जब आपको खतरा दिखाया जाएगा तब आप संरक्षण ढूंढने के लिए एडम ब्लॉक के पास दौड़ोगे, 45 नंबरों के पास दौड़ोगे। ऐसे जब सिखों को खतरा दिखाया जाएगा तो वो अमृतपाल जैसों के पास दौड़ेंगे। असल में क्या है कि विश्वास क्या है, कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जब कहीं रखा जाता है ना, तो उसके आगे एक तलवार रखी जाती है। वो तलवार अपने आप तो चलती नहीं है, वो कहते हैं भी गुरु का शस्त्र है, ये तलवार रखी हुई है, उसमें कई शस्त्र उनके आगे रखे जाते हैं। कई बड़े गुरुद्वारों में मैंने देखा है जाके। मैंने पूछा भी ये क्यों रखते हो? वो बोले भी ये गुरु का शस्त्र है भी, और ये हमारी रक्षा करता है। तो फिर जो गुरु का शस्त्र है वो ऐसे चलता थोड़ा ही दिखता है, उसकी रक्षा तो गुरु के ऊपर विश्वास हो तो ही होगी। लेकिन अब लोगों को अमृतपाल जैसों की तलवार पे भरोसा है, गुरु की तलवार पे नहीं है। ऐसे ही यहाँ है भी, लोगों को हजूर पिताजी की आध्यात्मिक शक्तियों पे भरोसा नहीं है, यूपी वाले की नौटंकी पे, 45 मेंबरों के सेटिंग पे, जज रिश्वत दे के काम करने पे, इस सब पे भरोसा है। जब सच्चाई पे भरोसा ही नहीं है, गुरु की ताकत का अनुमान ही नहीं है कि वो कितना ताकतवर है, तो फिर अब लोगों को लगता है भी देखो जी, ये वाला दौर आया, जैसे हम सिखों में लेते हैं भी खाड़कू दौर आया, ये वाला दौर आया, ये अकाली लहर आई, ये सब चीज़ें सब उसके लीडर्स को देखते हैं। लेकिन इस सब के पीछे जो गुरु की ताकत है, जो इस अस्तित्व को मिटने नहीं देती। इतना सब कुछ सिखों के साथ हुआ पार्टीशन के टाइम पे, उससे पहले अफ़गानियों ने किया, जो अफ़गान आए, कल्लू का राय, ऐसा कुछ ये होता है, कत्लेआम हुआ बहुत बड़े स्केल पे सिखों का, लेकिन सिखों का अस्तित्व ख़त्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो वो गुरु ग्रंथ साहब के आगे तलवार रखी है, उस तलवार पर लोगों का भरोसा है। आज वो भरोसा इंसानों की तलवारों पे चला गया, गुरु की तलवार पे नहीं रहा। इसलिए उनको लगता है भी ये जो चौधरी हैं हमारे, ये हमें बचाएंगे। गुरु पे विश्वास रखना है ना, तो गुरु पे रखिए। गुरु जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। वो तलवार लोगों को जोड़ती है ना, प्रेम की तलवार जोड़ती है और लोहे की तलवार तोड़ती है। तो गुरु की तलवार प्रेम की तलवार है, वो लोगों को जोड़ती है, बांधती है, और जो बुराई के प्रतीक है उनको अलग करती है, उनको एक्सपोज करती है, उनका सर्वनाश करती है।
तो हमें बेटर है, गुरु की शिक्षा अलग तरह की है, पर क्या है कि आपको संरक्षण की जरूरत पड़े इसलिए आपको खतरा दिखाना जरूरी है। खतरा आप दिखेगा तभी आप भागोगे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। किसके पास दौड़ेंगे जब ना पुलिस आपकी सुनेगी, ना फोर्स सुनेगी, ना कोर्ट सुनेगी? तो क्या ये धार्मिक चौधरी सुनेंगे? और इसके हिसाब से वोट डालो, इनके हिसाब से ये करो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्या पीआईएल पर सुनवाई नहीं हो रही और हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? देखो क्या कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पीआईएल लेकर जाओगे ना तो वो रिट के अंदर आपको वापस हाई कोर्ट भेज देगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट से आप इस तरह से पीआईएल डिसमिस करा लोगे तो हाई कोर्ट आपको सीरियसली लेगा ही नहीं। तो बेटर है कि पहले हाई कोर्ट पीआईएल को डिसमिस कर दे, उसके बाद हम रिव्यू में या नए तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं भी। लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे आर्टिकल 32 में, तो सुप्रीम कोर्ट उतना सीरियसली लेती नहीं है पीआईएल्स को। अगर हम आपको प्रैक्टिकली बताएं, अगर आपका स्टेट लेवल पे या पर्सनल लेवल पे मैटर है, या फिर आपका जो ग्रीवेंस है वो इतना स्ट्रांगली प्रेजेंट किया जाए, तो ऐसे में कुछ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से हमने बात की थी, उनके पास प्रपोजल्स भी भेजे थे इस तरह ये इस सारी चीज़ों को लेके। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोले क्योंकि अगर यूपी वाले को जब तक ये असली मान, वो तो दुनिया तो असली मान रही है ना, तो अगर यूपी वाले को असली प्रस्तुत करते रहेंगे तब तक कोई भी एडवोकेट इसको सिंसियरली लेगा नहीं, होगा यार क्या नॉनसेंस है, छोड़ो परे। लेकिन अब आप जाओगे भी तो क्या करोगे जाके? वो कहेंगे यार ये नौटंकी देखो छलांगे तो मार रहा है ये देश की जवानी ऐसी तैसी करागी, ये सब लगा हुआ है नौटंकी करने। तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आपको क्यों सीरियसली लेगी और हाई कोर्ट भी क्यों लेगी? हाँ, इसके आने से पहले कह सकते थे सीरियसली लिए, हो सकता है ये पीआईएल्स हैं, ये सब कुछ हैं, रेट्स डली हुई हैं, वो दबाव भी एक तरह से हाई एडम ब्लॉक को मजबूर कर रहा हो भी सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन क्या है कि देखो हाई कोर्ट से तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, फिर भी देखते हैं वो कुछ ना कुछ तो ऑर्डर निकालेंगी। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हाई कोर्ट से हमें एक ऑर्डर लेना चाहिए और वो लॉ बेसिस पे, लॉ ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल होना चाहिए। तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट जाएंगे वहाँ से डिसमिस हो जाएगी तो फिर हाई कोर्ट का स्कोप नहीं रहेगा। वार आइडियोलॉजी का, दिस इज अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। विचारधारा का वार नहीं है एक्चुअल में, दो तरह की विचारधारा है, एक विचारधारा जोड़ने की है और एक तोड़ने की है। तोड़ने की विचारधारा से डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ये विचारधारा पॉलिटिशियंस की है। जोड़ने की धर्मों की है। अभी क्या है कि पॉलिटिशियन ने धर्म का नकाब ओढ़ लिया और वो ये बोल रहा है धर्म की परिभाषा है कि तोड़ो टूटो अलग अलग बसो, एक मत हो जाओ। तो मतलब एक मत नहीं, एक एक मत होना आपस में, इस तरह से ये चीज़ें पॉलिटिशियन आपको प्रस्तुत कर रहा है धार्मिक लीडरों के जरिए, और कुछ नहीं है। लेकिन आप इंडिविजुअल लेवल पे अगर धर्म को सीखेंगे पढ़ेंगे, धर्म सिर्फ प्रेम का पाठ सिखाते हैं। जो धर्म नफरत सिखा दे वो धर्म ही कहाँ रह गया फिर? धर्म का मतलब तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। वो अलग बात है, जब पहले लोग शराब ज़्यादा पीते थे, मुसलमान धर्म जब आया तब लोग शराब बहुत पीते थे, तो इसलिए उन धर्म गुरुओं ने शराब के खिलाफ बहुत बड़ा कैंपेन चलाया। तो इसलिए मुसलमानों में शराब बहुत कम पीते हैं लोग। लेकिन उसके बाद वो तंबाकू का सेवन करने लगे, सिगरेट पीने लगे, बीड़ी पीने लगे, इस तरह की चीज़ें। इसलिए जब सिख गुरु साहबान आए, उन उस समय मुसलमान बहुत ज़्यादा थे, कट्टर थे, भक्ति करते थे, लेकिन तंबाकू का सेवन करते थे। तो उन्होंने तंबाकू से रोकना शुरू कर दिया। इसलिए जब सिखों में आप जाओगे तो वो तंबाकू के खिलाफ ज़्यादा कैंपेन रहा, सिखों के करेक्टर में आता है भी, वो सिख कभी तंबाकू का सेवन नहीं करते जल्दी जल्दी। और ऐसे ऐसे समय की डिमांड के हिसाब से, इसका मतलब ये नहीं है भी सिखों में दारू पीना अलाउड हो गया। लेकिन क्या है कि उस समय की नीड में लोग जो भक्ति करने वाले लोग थे वो तंबाकू का सेवन करने लग गए थे, इसलिए वो तंबाकू के खिलाफ कैंपेन चला। पहले शराब के खिलाफ चला, आज तो हर तरह का नशा है। तो आज तो हजूर पीते हैं तो नशे पे पाबंदी लगा दी। अलग अलग तरीके हैं, समय के अनुसार चीज़ें चलती हैं और कुछ नहीं है। हाँ, बाकी शायद समय आज ज़्यादा ले लिया मैंने। नहीं, अभी तो ठीक है, 53 मिनट ही हुए। तो और कोई सवाल हो आपका? फिर भी कोई किसी को रहे, कई बार नहीं पता चलता। आरएसएस प्लस एसजीपीसी प्लस बीजेपी भी कर सकते हो, प्लस अकाली दल भी कर सकते हो। संभवतः क्या माता जी कांटेक्ट में हो सकते हैं रियल पिताजी के? देखो जितनी हमारी जानकारी है तो वो कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये जानकारी भी है भी, उनको ये बताया गया है भी ये हजूर पिताजी नहीं है। ये भी माता जी तरफ से किसी को ये बात जिक्र हुई है भी, हजूर पिताजी ये नहीं है। शाही परिवार को इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए थी। देखो शाही परिवार को अगर हम कहें भी,
माता जी, हम देखो, बड़े माता जी हैं, हमारे लिए तो अति पूजनीय हैं। उन्होंने जितना बलिदान दिया तो कोई दे ही नहीं सकता। आप एक माँ के तौर पे इतना ज़्यादा बलिदान, उसके बाद इस उम्र के पड़ाव में भी वो खुद को संभाले बैठी हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर आप बड़े माता जी की जगह अपने आप को रखिए तो हम संभाल ही नहीं सकते खुद को। जिस दौर में उन्होंने अपने आप को संभाला हुआ है अभी भी, वो भी अकेले इस तरह से रहकर और इस सबके बीच, तो ये अपने आप में है भी, खुदा की माँ है तो ही संभाल पाई है, या पिताजी की रहमत ही है जो उन्हें संभाल रही है। अन्यथा इतने हालात में एक बुजुर्ग औरत का इस तरह से संभालना मानसिक तौर पे, ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात इस भाई जसमीत जी की या बहनों की, हाँ उनको हम कह सकते हैं अभी उनके पास बहुत विकल्प थे। उनको कुछ करना चाहिए था, इनिशिएटिव कोई लेना चाहिए था। रिजल्ट आए ना आए वो एक अलग बात है। हो सकता है उन्होंने इनिशिएटिव लिए हो, हमें ना दिखते हो, लेकिन क्या है, जब इतिहास वो इनिशिएटिव देखेगा, उसकी वैल्यू को इवेलुएट करेगा भी कितना वो सिग्निफिकेंट थे, सही थे, नहीं थे, क्योंकि जो इनिशिएटिव उन्होंने हमारे साथ मिलके लेने चाहे उसमें उन्होंने बैकफुट पे रहे। वो उन्होंने इनिशिएटिव लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ऐसे में ना उन्होंने कभी ये जिक्र किया भी उनके ऊपर दबाव किस तरह का है। हो सकता है कोई दबाव ऐसा हो जो उनका आपसी पारिवारिक हो, जो वो बाहर डिस्कस नहीं कर सकते, जिससे, क्योंकि उनका पोजीशन ऐसी है जो किसी के सामने इस तरह वो छोटे नहीं बन सकते। लेकिन क्या है कि उनको ये यकीन, हम तो कहेंगे भी करना चाहिए कि इतना बेवकूफ़ वो हमें ना समझें, भी हमें पता ही ना हो। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हमें उनके बताने के अलावा भी पता है कि उनके परिवार में क्या कुछ चल रहा है। पर क्या है कि जब तक वो खुद अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, तब तक हम उनका साथ या उनके साथ खड़े कैसे हों। मदद तो हम उनकी क्या करेंगे। मदद तो एक मतलब एक छोटा दिखाना होता है, मतलब हम उनका साथ दे सकते हैं नैतिक तौर पे भी, और कि हमारा बनता है भी, और उनके पिता हैं वो हमारे लिए पूजनीय है परिवार। लेकिन क्या है कि आक्रोश भी रहता है भी, नहीं ऐसा, उनको कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट। पर एक उम्मीद छोड़ देना और एक हौसला छोड़ देना, उन्होंने कभी भरोसा हम पे किया ही नहीं। किया होता तो शायद हम कुछ कह सकते, या हम अपने आप को कहते भी ठीक है जी, शाही परिवार ने हम पे भरोसा किया और हम उस भरोसे पे खरे नहीं उतरे, तो हम कहें भी हम ठीक है, हम गलत हैं ऐसे स्टेज पे। पर उन्होंने कभी हम पे भरोसा किया ही नहीं। जितना किया उसमें उन्होंने आगे इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो हम अपने फोकस में पूरा क्लियर हैं। बाकी शाही परिवार है, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारे लिए तो देखो, आज भी, कल भी, परसों भी, जिस दिन उनको हमारी ज़रूरत महसूस होगी और अगर वो कहेंगे तो हम हमेशा तैयार हैं। हम तो आज भी उनसे बोलते हैं भी, माता जी यहाँ सिरसा में अकेले रहते हैं भी, अगर उनको किसी तरह की ज़रूरत है तो आप हमें बताओ, हम उनको भी, अगर उनको लगता है भी वो वहाँ परेशान है, हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं, सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अब ऐसे में अब हम कुछ नहीं कर सकते जब वो परिवार सामने से खुद ही इंटरेस्ट ना दिखाए। और वजह भी है क्योंकि हम कोई उनके करीबी पारिवारिक सदस्य नहीं है या दोस्त नहीं रहे कभी उतने कि वो हमारे पे इतना भरोसा भरोसा कर लें। लेकिन क्या, हमारी जो पहचान है ये फेसबुक जैसे इसके जरिए ही है। अब इसके अलावा इस पहचान पे वो भरोसा करें वो एक अलग बात है। पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने धोखे खा लिए अपने करीबियों से। और ऐसे लोग जो, आप यकीन मानो, पिताजी के घर पे बचपन से, जिनके घर का राशन भी पिताजी के घर से गया, हमारे पास एक का तो वीडियो भी है। वो ये तक कह रहा है जी, मेरे को छोड़ो, मेरे बच्चे की स्कूल की, कॉलेज की, ग्रेजुएशन की पढ़ाई सब गुरसर मोड़िया के पैसों से आई थी। और आज वो भी व्यक्ति अगर हजूर पिताजी के परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाए, जिसके बाल बच्चे, घर का आटा तक, अनाज तक गुरसर मोड़िया से आता था खाने के लिए, वो व्यक्ति भी आज अपने आप को पहले तो बड़ा भगत दिखाया और फिर हजूर पिताजी के परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाए, वो उन लोगों में शामिल हो जाए जो हजूर पिताजी को धमका, हजूर पिताजी के परिवार को, शाही परिवार को धमकाने गए भी, अगर तुमने कुछ मुंह खोला तो ये कर देंगे। हजूर पिताजी की प्रॉपर्टियों को एक तरह से सेटल करने लग जाए, हजूर पिताजी के गुरुगद्दी के कागज बदलने के लिए कोशिश करने लगे। अब ऐसी स्टेज पे अब इस लेवल का धोखा उन्हें मिला हुआ है, तो वो हमारे पे भरोसा करें भी तो क्यों करें। तो ये चीज़ें अगर शाही परिवार के लेवल पे जाके समझेंगे तो उनकी तरफ से शायद वो अपनी जगह ठीक हों। क्योंकि मेरा कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है या मेरे टीम में कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि हमने उनकी परिवार के लेवल के मसले को भी हल किए हों। हमारा इतना रुतबा नहीं है जितना उनका है, तो हम
वो हमारे पे भरोसा करे ना करे हम कुछ कह नहीं सकते, तो बेटर है कि हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज करें। और कोई सवाल आपके पास हो तो हम आखिरी एक दो सवाल और ले लें। लगभग 1 घंटा हो गया है, तो कुछ और एक दो सवाल और ले लेते हैं लास्ट में। जी, सपने में दिखाया कि बड़े माता जी यूपी वाला बुढ़िया कहकर धमका रहा है। हाँ, ये चीज़ें पर्सनली भी हमारे पास आई हैं। भी यूपी वाला माता जी के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आता है, और इनफैक्ट शाही परिवार से संबंध रखने वाले लोगों को इस बात के लिए माफ़ी मांगने के लिए भी मजबूर किया गया भी शाही परिवार से संबंध रखना एक गुनाह है। और इस बात की बकायदा यूपी वाला माफ़ी दे रहा है भी आपने शाही परिवार की मदद की और ये गुनाह है, भी इसकी माफ़ी मांगो। अब इस लेवल पे आ गया है, तो आप अंदाजा लगाओ। वैसे वो उनको शिक्षा दे रहा है, माँ बाप की कदर करो, ये सब करो। अगर वास्तव में हजूर पिताजी हों, संतों का तो कोई भी कर्म पूरे जीवन में ऐसा नहीं होता भी जो जिस पे सवाल उठाया जा सके। कोई सिंगल कर्म भी ऐसा नहीं होता। आप हजूर पिता के सत्संग सुनिए पुराने, कितनी क्लैरिटी है हर एक बात के अंदर। एक क्लियर मतलब प्रोजेक्शन है कि हाँ ये करना है और ये नहीं करना है। अरे पिताजी तो बहुत बड़ी शख्सियत है। हम अपने लेवल पे कहें कि मैं अपने लेवल पे कहूँ, मेरा प्रोजेक्शन क्लियर है मुझे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पिताजी तो हमारे गुरु हैं। और जब भी हम इस लेवल पे हैं भी लोग हमसे भी कई बार राय ले लेते हैं, तो क्या कह सकते हैं। हजूर पिताजी में तो कमी मतलब ही नहीं है भी। खट्टे दे मूरले लग दे आए, कौन भाई हमें कह रहे हैं क्या? अरे खट्टे जैसा तो तुम चबा के खा जाए हम। और और कोई हो इन्होंने खट्टा ही पता नहीं, इन्होंने पता नहीं डॉन बना रखा है। अरे ड्राइवर रहा, औकात ड्राइवर जितनी है उसकी, क्यों सिर पे चढ़ाया हुआ उसे? दोगला क्या जी, वो आदमी ही गलत है। दो उसमें कोई गुण तो दिखता ही नहीं। जो व्यक्ति संतों का वैरूपिया बन के लोगों को समाज में धर्म के नाम पे लड़ा रहा है, उसे सिर्फ दोगला कह के थोड़े चलेगा। उन्हें तो हर एक तरह का अवगुण पल रहा है। वो इतना बड़ा पापी तो आज तक दुनिया में कोई हुआ ही नहीं जो संतों का वेश धार ले। भी ऐसा तो अब पापी ही नहीं है, गंगू ब्राह्मण भी नहीं है। ये तो मतलब हजारों लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा है। उन्होंने गंगू ब्राह्मण ने तो सिर्फ गुरुओं के संतों के परिवार को मारा। ये तो संतों के परिवार को संतों की हस्ती से ही हटा दिया। हॉस्पिटल की जो वीडियो वायरल हुई है वो असली है कि नकली? जो वहाँ की मेट्रो हॉस्पिटल की, देखो मेट्रो हॉस्पिटल से जो वहाँ की नर्सों से हमने बात की, उस समय हमारे पास एक वीडियो था उसका, शायद पड़ा हुआ है आर्काइव में। उन्होंने ये बताया था कि जो व्यक्ति आया था, मतलब जिनको लाया गया हॉस्पिटल में, उनकी आधी दाढ़ी सफ़ेद थी। और जो लेकर जाया गया उसका वीडियो सामने आया ही है। तो अब जब ये यूपी वाले का बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं ना, तो लगता है भी ये वही है जो वापस जाते हुए का वीडियो आ रहा है। लेकिन नर्सिस का एक कहना था कि जो व्यक्ति आया और जो गया, दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसके बाद वो हॉस्पिटल भी बिक गया। उस हॉस्पिटल का इंटीरियर स्ट्रक्चर भी ख़त्म हो गया, उसका स्टाफ भी बदल गया। और यकीन मानिए उस हॉस्पिटल की खरीद बेच में हनीप्रीत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जितनी हमारी जांच में आया। और वो हॉस्पिटल अचानक से, इतना पुराना हॉस्पिटल था और इतना चर्चित हॉस्पिटल था जिसमें हजूर पिताजी को ले जाना अगर है तो चर्चित ही होगा, बावजूद इसके वो बेचेंगे क्यों अपने हॉस्पिटल को? एक्चुअली सब कुछ सेटअप में था पहले से, वो पहले ही बिकने की डील हो गई थी। और हनीप्रीत का उसकी खरीद बेच में क्या रोल है, क्यों रोल है? ये सब चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। और हमें लगता है कि शायद ये अदला बदली उस समय ही हुई हो, जो मेट्रो हॉस्पिटल सबसे पहले 24 अक्टूबर 2020 तारीख थी, शायद उस समय ये सब शुरुआत हुई हो, उस वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ हो। बाकी कुछ कह नहीं सकते। मेदांता में भी 3-4 दिन जो नौटंकी चली, उसमें भी हम बाद में कुछ क्या हुआ है वहाँ पे पता नहीं। क्योंकि एक तरफ मीडिया के रिकॉर्ड्स या जो बयानबाजी है वो कुछ अलग है, और जो कागज़ों के रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ अलग तरह के हैं। और जो रिकॉर्ड्स मेदांता के, पीजीआई के, रोहतक के, और जो एम्स के रिकॉर्ड आए और जो कोर्ट में रिकॉर्ड दिए गए, दोनों अलग अलग हैं। तो ये सब चीज़ें जब आपस में मिसमैच हैं तो इसका मतलब ये
बहुत पहले से चल रहा है। और अगर आप डेफिनेटिव पूछे तो यही है कि जो वीडियो मेट्रो हॉस्पिटल का आया, हमारे हिसाब से वो यूपी वाले का ही है मोस्ट प्रोबेबली। बाकी अभी कुछ कह नहीं सकते, वो इतना क्लियर भी नहीं है और थोड़ा दूर से बनाया गया, अभी कुछ कह नहीं सकते। और ठीक है, सवाल लगभग जो भी हैं जितने हमारे हिसाब से हैं, सफाई की है इसलिए वो इस तरह के कैप्सूल बना रहा है। हाँ, ये एक बड़ी अजीब गरीब बात है। अभी बोलो आदमी के मल मूत्र से आप कैप्सूल बनाओगे, ऐसे क्या है कि आपको साइंटिफिक वे में पता होना चाहिए कि जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना पचाने के लिए शरीर में बैक्टीरिया होते हैं। अभी क्या है कि एक शरीर में सांस नली चलती है, एक खून का दौरा चलता है, एक खून के साथ एक और दौरा चलता है जो खून को बैकअप देता है, जिसे लिम्फ कह देते हैं, उसका दौरा भी चलता है। अभी अगर मान लो अचानक से चोट लगे, आधा लीटर खून बह गया, तो लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है बॉडी में जो खून का बैकअप देता है इमीडिएट। जैसे आपने खूनदान किया है, आप 1 यूनिट खूनदान 400 ml खूनदान कर देंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि 3 दिन के अंदर आपका लिम्फेटिक सिस्टम उसको बैकअप दे देता है। तो वो सिस्टम भी होता है। एक आंतड़ियाँ होती हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, खाना नली से खाते हैं, तो वो सिस्टम होता है। तो उस जो खाने वाली नली का सिस्टम है, उसके अंदर क्या है कि पेट के अंदर तेजाब बनता है, और उसके बाद जब खाना पचता है तो बड़ी आंत और छोटी आंत में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, ये खाने को पचाते हैं। और आप इस खाने को जब पचता है ये खाना, तो गैस भी बनती है, और किसी को कम पचता है, किसी को ज़्यादा पचता है, तो इस तरह से बनता है। कई बार क्या है कि हम इस तरह का खाना खाते हैं कि जो ज़्यादा अलग तरह का हो, तो वो बैक्टीरिया कम हो जाते हैं शरीर में, या किसी को कोई बीमारी लग जाए, तेज बुखार हो जाए, शरीर के अंदर कोई सूजन आए आंतड़ियों में, तो उसके टेम्परेचर से वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे में आर्टिफिशियल तौर पे लैब में कुछ बैक्टीरिया के सैंपल होते हैं, वो ऐसे नहीं कि मलमूत्र से उठाए होते हैं, वो वैसे ही बैक्टीरिया मिल जाते हैं, उसको कल्चर करके बढ़ा के एक तरह का इस तरह का डाइट बनाई जाती है जो उस बैक्टीरिया जो आंतड़ियों में है वो उस डाइट को खाएं और बैक्टीरिया की गिनती बढ़े, जिससे खाना जल्दी पचे। आपको एक सैंपल के तौर पर बताऊं, इसे हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं अगर साइंटिफिक भाषा में। प्रोबायोटिक्स, ये इस तरह की जो ड्रग्स आएंगी, ये सप्लीमेंट्स आएंगे, ये होते हैं एक्चुअल में, और ये कोई आदमी के मलमूत्र से नहीं बनते हैं। पर क्या है कि अब इसने पता नहीं कौन से 12,000 साल पहले के ग्रंथ पढ़े हैं जिससे ये निकाल के लाया। जब देखो एजेंडा सारा कुछ उल्टा पुल्टा करने का है कि इमेज को ख़राब करना है, तो ऐसे में आप उस साइंटिफिक फैक्ट्स को वेरीफाई करने जाएंगे भी तो वो बोगस ही निकलेंगे कि यार ये फैक्ट सही भी है या नहीं है। तो बेटर है कि इन सब में पढ़ने की बजाय एक ओवरऑल एजेंडा को समझें। और क्योंकि सोसाइटी एक डिस्ट्रक्टिव एंड की ओर बढ़ रही है, और पिताजी के वचन थे कि कलयुग ऐसे ख़त्म नहीं होगा, ये रगड़ देगा दो चक्की के पार्ट के बीच में। आउट ऑफ इंडिया मूवमेंट है नहीं, देखो अभी हम इस स्टेज पे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब रिजल्ट्स हमारे पास नहीं है तो मैं कुछ भी कह दूंगा तो वो क्रेडिबल नहीं होगा, मतलब जस्टिफाई हम कर नहीं पाएंगे उसे। थोड़े दिन तक ये भक्तों के खाली पेट ही खिलाया करेगा, ये तो छोड़िए। हाँ, मूवमेंट भी, क्या पिताजी की मूवमेंट आउट ऑफ इंडिया भी हुई थी? देखो 25 अगस्त से पहले तो पिताजी गए हैं विदेश में, लेकिन जेल जाने के बाद तो कैसे हो सकती है? और अगर हुई है तो इम्पॉसिबल है, टेक्निकली तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉसिबल है। अब 2 नंबर में हुई है तो कुछ कह नहीं सकते। अब ये क्या कि फिल्मों को आप इस तरह से कोरिलेट करो, जो पिताजी तो पिताजी किसी फिल्म में जेल गए ही नहीं, तो ऐसे कैसे मूव हो जाएंगे? तो खैर मुझे लगता है कोई अब ज़्यादा कंक्रीट तो नहीं रहे हैं सवाल, बेसिक। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं, देखो प्रार्थना करते हैं हजूर पिताजी के चरणों में कि सच्चाई जल्दी सामने आए। और हजूर पिताजी खोज में जो भी साथ संगत भी अपने तरीके से सुमन करती है, कुछ लोग भागा दौड़ी भी करते हैं, तो आप भी सुमन किया करें ऐसे लोगों के लिए जो कोशिश करते हैं हजूर पिताजी को ढूंढने की, उनको पाने की, या उनकी सच्चाई दुनिया के सामने ला रहे हैं जो लोग। हर तरह से लोग जरूरी नहीं है भी। अब कोर्ट से उम्मीद रखना सही है या नहीं? आज मैं एक सत्संग सुन रहा था, उसमें हजूर पिताजी से किसने सवाल पूछा भी, भ्रष्टाचार के दौर में भारतीय अदालतों पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। तो पिताजी ने यही सवाल का जवाब दिया हुआ है उसमें कि सच आखा था भंबड़ मचदा है, तो पता सबको है, बाकी हमसे ना ही कहलवाओ। तो मतलब पिताजी का इस तरह का जवाब था। तो बेटर ये है कि
ये एक वैसे भी कहा जाता है भी जब अराजकता आती है किसी देश में, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल कोर्ट का होता है। अभी कोर्ट जब कंप्रोमाइज़ हो जाए, खासतौर पे पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर, तब अराजकता बहुत जल्दी आती है। तो ऐसे में कोर्ट की जब बात होती है, लेकिन हजूर पिता ने वचन किए थे भी हमें अपने देश की न्याय प्रणाली पे भरोसा है, न्यायपालिका पे या न्याय प्रणाली पे। तो हो सकता है भी देश की न्यायपालिका में भरोसा जब पिताजी का है, तो कोई ना कोई जज इसको करेगा कभी ना कभी। तो पिताजी का भरोसा है, तो हम पिताजी के भरोसे पे भरोसा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वैसे जब पिताजी ने ये बात भी कहा है भी अदालतों के मामले में भी सच आखा था पंबड़ा मचदा है, मतलब उन्होंने क्लीन चिट भी नहीं दी है। तो आप प्रार्थना करें, देखो जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं, जो भी किसी भी तरह का प्रयास जो हजूर पिताजी को हम सबके बीच ला सके, वो प्रयास सफल हो, इस सब के लिए आप भी प्रार्थना कीजिए। सब मिलकर प्रार्थना करें और हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाएं। तो आप भी जहाँ भी जो भी सुनेंगे, आप सुन रहे हैं, तो आप नारा ज़रूर लगाएं। तो हजूर पिताजी कहते हैं भी साथ संगत जब मिलकर नारा लगाए, सुमन करे एक मकसद के लिए, तो वो जल्दी पूरा होता है। तो आप सब भी मिलकर कोशिश कीजिए, 5-10 मिनट 15 मिनट, या शाम 4:30 से 5 बजे जो लोग नाम जपते हैं, तो आप कोशिश कीजिए, इस तरह की प्रार्थना कीजिए। हो सकता है हजूर पिताजी जल्दी ही हम लोग के बीच हों। तो प्रार्थना करते हैं, हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।